नमस्कार छात्रों। आज हम महादेवी वर्मा द्वारा रचित गिल्लू इस पाठ के क्रियाकलाप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं विमला पी, सह शिक्षिका, आदर्श विद्यालय मारेहल्ली, मलवल्ली तहसील, मंड्या जिला से। इस क्रियाकलाप का नाम है चित्र देखकर कहानी लिखना। इस क्रियाकलाप में आपको कुछ चित्र दिखाई देते हैं। उन चित्रों को देखकर चित्र में निहित अंशों को गौर से देखते हुए आपको उस चित्र से संबंधित कुछ वाक्य लिखना होगा। आइए अब हम क्रियाकलाप की ओर बढ़े। देखिए, पहले चित्र में महादेवी वर्मा जी का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस चित्र को देखकर आप वर्मा जी के बारे में यानी महादेवी वर्मा जी के बारे में कुछ अंशों को लिखना होगा। अगले चित्र में आप देख रहे हैं, इस चित्र में बहुत सारे अंश आपको दिखाई दे रहा है। इस चित्र को गौर से देखिए और चित्र से संबंधित कुछ वाक्य को लिखने की प्रयास कीजिए। अगले चित्र में देखिए, इस चित्र में आप गिल्लू को देख रहे हैं। गिल्लू से संबंधित यानी पाठ में निहित अंशों को आप आराम से लिख सकते हैं। और इस चित्र में आप देखिए, इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं, लेखिका क्या कर रहे हैं, गिल्लू कहाँ पर बैठा है, गिल्लू की क्रियाकलाप, इन सब विषयों को आप आराम से लिख सकते हैं। अगले चित्र में देखिए, गिल्लू अपने समूह में क्या कर रहा है, गिल्लू के क्रियाकलाप के बारे में भी आप लिख सकते हैं। और इस चित्र को देखिए, इस चित्र को देखकर देखते ही आपको पाठ से संबंधित कुछ अंश आपको याद आएगी। उस अंश के मुताबिक आप इस चित्र को देखते हुए कुछ वाक्यों को लिख सकते हैं। अगले चित्र में देखिए, इस चित्र को देखते ही आपको गिल्लू की क्रियाकलाप यानी गिल्लू कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, इसके बारे में आप इस चित्र को देखते ही आराम से आप गिल्लू के बारे में लिख सकते हैं। इसी तरह इन सारे चित्रों को देखकर आप गिल्लू से संबंधित क्रियाकलाप के बारे में, गिल्लू से संबंधित कुछ वाक्यों को आप लिख सकते हैं। अंतिम में देखिए, अंतिम चित्र में आप गमले को देख रहे हैं। इसे देखकर आपको क्या लगता है, इस चित्र को देखते ही आपके मन में कौन सी विचार उत्पत्ति होती है, इसके बारे में, उस विचार के बारे में आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। इस तरह चित्रों के ज़रिए आप गिल्लू इस रेखा चित्र को सरल वाक्यों में लिख सकते हैं। अगर इस रेखा चित्र के सारांश आप सुनना चाहते तो अगली स्लाइड पे आप MP4 में सुन सकते हैं। गिल्लू, अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंच से चूहा चुओवल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकपुषंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समाधारित, अनाधारित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुर के ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः
घोंसले से गिर पड़ा है। सबने कहा कि कोये की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिए जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे औले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार की खिड़की पर लटका दिया। 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने खीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसे मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले सहलता रहता।
गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया, ना वह बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर चलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिरनिद्रा में सो गया। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि वह लघुघात का किसी वासंती दिन जूही के पीताभ छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। धन्यवाद।